Hi, this is my first video and today we will solve the very first checklist given by Ashish Arora sir, the arithmetic question only. ठीक है, आई होप आपने अदर्स जो क्वेश्चन है जैसे लाइक सिंप्लीफिकेशन, नंबर सीरीज एंड क्वाड्रेटिक सॉल्व कर लिया होगा, तो अर्थमेटिक की क्वेश्चन हम सॉल्व करके देखते हैं. आई होप आपको बेसिक्स तो पता ही होगा. ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं. पहला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, ए एंड बी स्टार्टेड अ बिजनेस विद अ कैपिटल ऑफ 7,000 and 5,000 respectively. After 9 months, A withdrew 2,000 and B added 3,000 to their respective investment. Find the ratio in which their profits should be distributed at the end of 1 year. तो A और B, A ने कितना इन्वेस्ट किया है 7,000, B ने इन्वेस्ट किया है 5,000. 9 महीने के बाद क्या हो रहा है, जो A है वो 2,000 रुपये निकाल ले रहा है और B जो है वो 3,000 रुपये ऐड कर दे रहा है. ठीक है, ना मुझे एक बात बताओ, 9 महीने के बाद ऐसा काम कर रहे हैं ना, तो मतलब ये जो नेगेटिव इन्वेस्टमेंट है वो कितने दिन के लिए रहेगा या फिर कितने मंथ के लिए रहेगा, 3 मंथ के लिए. उसी तरह ये जो पॉजिटिव है बी के लिए, पॉजिटिव इन्वेस्टमेंट वो 3 मंथ के लिए रहेगा. बट ये तो टोटल 7,000 जो है वो टोटल 12 मंथ्स के लिए रहेगा. आप देखेंगे तो यहाँ से जीरो कट रहा है, यहाँ से जीरो, यहाँ से जीरो, यहाँ से जीरो कट जा रहा है. 3 से काट लेते हैं, एक और 3 भी कट जाएगा. 3 4 = 12, 3 4 = 12. तो आपको क्या मिला, 7 4 = 28 - 2 विच इज़ नथिंग बट 26. और बी की तरफ क्या मिल रहा है, 5 4 = 20 + 3 23. सो ऑप्शन नंबर बी 26:23 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. अब दूसरा क्वेश्चन में देखते हैं. द सेकेंड क्वेश्चन इज द रेनफॉल ऑफ 27 डिस्ट्रिक्ट्स of state A is 16 mm and the average rainfall of 36 districts of state B is 12.5% more than the average rainfall of state A. Find the difference between the total rainfall of state B and state A. तो यहाँ पे क्या 12.5% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है 1/8. ठीक है, आई होप आपको याद ही होगा. तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो स्टेट ए है उसके 27 डिस्ट्रिक्ट में जो टोटल एवरेज है वो कितना है 16 mm का बारिश हो रहा है. और जो दूसरा स्टेट है बी, वहाँ पे कितने स्टेट हैं, 36 स्टेट्स हैं. ठीक है, और वहाँ पे जो बारिश हो रहा है उसका जो एवरेज है वो कितना है, वो 12.5% ज़्यादा है स्टेट ए वाले एवरेज से. तो स्टेट ए का एवरेज कितना है 16 mm. तो इसका 12.5% कितना होगा 2. 12.5% मतलब क्या 1/8 पर, तो 16 का 1/8 पर कितना होगा 2. तो इससे 2 ज़्यादा यानी कि इसका 18 mm होगा. हमें बोला जा रहा है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन टोटल रेनफॉल. तो टोटल रेनफॉल कैसे निकालेंगे, एवरेज मल्टीप्लाइड बाय टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स. यहाँ भी एवरेज मल्टीप्लाइड बाय टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स. अब 27 को 16 से मल्टीप्लाई करना है तो आप कैसे करोगे, अब देखो 27 को लिख सकते हो, 27 को 27 रहने दो. अब 16 को लिख दो 10 + 6. अब 27 को 10 से करोगे तो कितना होगा 270. 6 से करोगे तो 7 × 42, कैरी में 4, 6 × 2 = 12 और 6 12 और 4 16. ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 4 3 2. अब ये देखो 36 × 18 है, इसको आप कैसे करोगे, बहुत इजीली कर सकते हो. अब इस 36 को कैसे लिखोगे, देखो 18 × 36 है ना, तो हम 18 × 2 लिख सकते हैं 36 को. अब 18 का स्क्वायर आपको पता है 324, इसका दोगुना आप तुरंत ही कर सकते हो, कितना होगा 648. तो दूसरा हो गया 648. इन दोनों के बीच का डिफरेंस पूछा है, निकाल लेते हैं सीधा डिफरेंस. 648 यहाँ में लिखो, सब्ट्रैक्ट कर दो 6 1 2. सो 216 mm इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. सो हम यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा. अब आते हैं तीसरे क्वेश्चन पे. द थर्ड क्वेश्चन इज द रेशियो ऑफ द एज ऑफ 2 siblings Sohan and Mohan after 6 years is 3:13. After 4 years, the age of Sohan will be 14.28% of the Mohan's age. So find the difference between the percentage of. तो क्या है, आज से 6 साल बाद, मैं मान लेता हूँ ये प्रेजेंट का टाइम लाइन है, तो इसके 6 साल बाद जो है वो सोहन और मोहन का जो एज है उनका रेशियो है 3:13 है. ठीक है, उसका बोला आफ्टर 14 ईयर. आफ्टर 14 ईयर्स मतलब कि आज से 16 साल बाद. अच्छा चलो यहाँ देखो ये 6 साल बाद है, इसके और 8 साल बाद जाएंगे तो 14 ईयर्स बाद चले जाएंगे. तो आफ्टर 14 ईयर द एज ऑफ सोहन विल बी 14.28% ऑफ द मोहन एज. तो इसके और 8 साल बाद यानी कि टोटल 14 ईयर्स के बाद जो मोहन का एज है उसका 14.28% एज है किसका, सोहन का. तो इसका
14.28 का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा 1/7, मतलब अगर मोहन का 7 है तो इसका कितना होगा 1 होगा। अच्छा, तो हम सबसे पहले जब भी एज वाले क्वेश्चन मिलता है तो उसमें हम क्या लॉजिक लगाते हैं, हम देखते हैं कि दोनों का डिफरेंस सेम है कि नहीं एज का। तो यहाँ पे डिफरेंस है 10, यहाँ पे डिफरेंस है 6। हमें इक्वल बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको 10 से करना पड़ेगा। लेकिन क्या उससे बात बनेगा, यहाँ पे हो जाएगा 30, 18 और यहाँ पे हो जाएगा 10। नहीं, ये क्वेश्चन लग रहा है गलत है। ये क्वेश्चन शायद गलत है। ठीक है, इसको हम आगे वैसे देख लेते हैं कि आंसर में क्या है। कितना नंबर का क्वेश्चन था ये, दिस इज 3rd नंबर। ठीक है, 3rd का आंसर देख लेते हैं। ये 3rd का आंसर है, सी की विनर। ये कितना है 3:13.14 ईयर, द डिफरेंस विल बी सेम, दैट इज 3:13। अच्छा देखो, यहाँ पे एज आफ्टर 14 ईयर्स क्या है 2:7 लिया है ना इन्होंने, जबकि 2:7 नहीं लेना है क्योंकि वहाँ पे 14.28% है। देखो ये तो दिख ही तो रहा है 14.28% है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने लिया 2/7, मतलब 14.28% का डबल अगर होता तो हमारा क्वेश्चन सही होता और हमारा आंसर भी सही आता है। मतलब क्या होगा अभी मैं बताता हूँ, उसका क्वेश्चन को सही करके आंसर कैसे करना है। आ गया 3rd क्वेश्चन। देखो ये आ गया हमारा क्वेश्चन। इसमें क्या था, सभी रेस करते हैं, ये जो है ना यहाँ पे ये इन्होंने गलती से 14.28% लिख दिया, बट इनका वो डबल लिखना चाहते थे। 14.28 का डबल क्या हो जाएगा 28.56, मतलब इसके जगह अगर 28.56 होगा तो हमारा काम बन जाएगा। कैसे, देखो आज से 6 साल बाद, मतलब प्रेजेंट से 6 साल बाद इनका रेशियो है 3:13, और उसके और 8 साल बाद यानी कि टोटल 14 ईयर्स के बाद उनका रेशियो कितना हो जाएगा। तो 28.56 का रेशियो क्या होता है, मतलब सॉरी फ्रैक्शन क्या होता है 2/7, मतलब अगर ये 7 है तो ये 2 होगा। अब अगर हम देखेंगे डिफरेंस यहाँ पे 10 का है और यहाँ पे डिफरेंस 5 का है, तो इक्वल करना पड़ेगा। इक्वल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस 5 को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब इस पूरे रेशियो को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ गया 4, यहाँ पे आ गया 14। अब देखोगे कि यहाँ पे जो डिफरेंस है 1, वो भी यहाँ पे भी है 1, मतलब दोनों के बीच है जो एज का गैप है वो सेम होना चाहिए, और होगा ही। अच्छा, लेकिन ये जो 1 है इसके 1 यूनिट, इसका वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू होगा 8 ईयर। क्यों, क्योंकि इस टाइम पीरियड और इस टाइम पीरियड में कितने साल का गैप है 8 ईयर्स का गैप है, तो 8 हो गया। हमसे क्या पूछा, व्हाट फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द प्रेजेंट एज। अब मुझे बताओ जो एज का जो डिफरेंस है वो प्रेजेंट में निकालो या 10 साल बाद निकालो, सेम ही आएगा। जैसे मैं बोल रहा हूँ कि आपके एक भैया हैं, वो आपसे 10 साल बड़े हैं, अब कितना भी बड़ा हो जाओ वो आपसे 10 ही साल तो बड़ा रहेगा ना। ऐसा तो है नहीं कि वो 12 साल बड़ा हो जाएगा, अभी 10 साल बड़ा था, नहीं होगा ना। मतलब आपके दोनों के बीच का जो गैप है वो सेम रहेगा, चाहे आप अभी कैलकुलेट करो या आज से 10 दिन बाद करो या 10 साल बाद करो। तो वही मेरा कहने का मतलब, आप कहीं भी निकालो डिफरेंस। तो यहाँ पे डिफरेंस कितना है, यहाँ पे डिफरेंस है 10 यूनिट का। तो अगर 1 यूनिट की वैल्यू 8 है तो 10 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा 80 ईयर्स। सो 80 ईयर्स विल बी द करेक्ट आंसर। बट ये कब होगा आंसर, जब 14.28 की जगह 14.28 की जगह क्या होगा 14 2 28.56, इसकी जगह पे क्या होगा 28.56%। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब ये क्वेश्चन है, इसमें है इफ ए बी अलोन कैन डू अ वर्क इन 20 days एंड 16 days, मतलब ए और बी जो है, ए जो है वो 20 दिन में काम कर सकता है, बी 16 दिन में काम कर सकता है रेस्पेक्टिवली, एंड बी एंड सी टुगेदर कैन कंप्लीट द वर्क इन 10 days, और बी और सी मिलके काम करेंगे तो कितना दिन लगेगा 10 days लगेगा। इफ ए एंड सी वर्क फॉर 5 days देन हाउ मेनी डेज बी कैन कंप्लीट द रिमेनिंग टास्क। अब ये ए और सी जो है वो 5 दिन तक काम करते हैं, तो बाकी बचा काम बी कितने दिन में करेगा। ठीक है, अगर हम सबका एलसीएम लें तो कितना होगा 80 हो जाएगा। और एक चीज़ मैं बता दूँ, यहाँ पे जो नंबर लेते हैं ना वो एलसीएम इसलिए लेते हैं ताकि इन तीनों से डिवाइड हो जाए। बाकी ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको एलसीएम ही लेना है, आप चाहो तो कुछ भी ले लोगे इस जगह टोटल वर्क, तो भी आपका आंसर बिल्कुल सही आएगा। एलसीएम लेने का मतलब सिर्फ यही होता है ताकि
इन तीनों से डिवाइड हो जाए और फ्रैक्शन नहीं आए हमारे सॉल्यूशन में, क्योंकि फ्रैक्शन से डील करना थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक होता है। मेरे लिए तो होता है, आपके लिए होता है कि नहीं पता नहीं, ठीक है। तो यहाँ देखते हैं, अगर 20 दिन में कर रहा है ए, तो इसका पर डे कितना काम होगा, 4 यूनिट का होगा, यानी एफिशिएंसी 4, इसका हो जाएगा 5, और बी प्लस सी का एफिशिएंसी हो जाएगा 8। अच्छा, अब मुझे बताओ यहाँ पे ए का एफिशिएंसी है 4, बी का एफिशिएंसी है 5 और बी प्लस सी का एफिशिएंसी है 8, तो हम बोल सकते हैं कि सी का एफिशिएंसी हो जाएगा 3, करेक्ट। अब ए और सी मिलके 5 दिन तक काम कर रहे हैं, है ना, ए और सी 5 दिन तक काम कर रहे हैं, तो ए और सी एक दिन में कितना करेंगे, काम करेंगे, 4 और 3 7 यूनिट ऑफ काम, तो 5 दिन में कितना हो जाएगा, 35 यूनिट ऑफ वर्क हो जाएगा। टोटल वर्क कितना है, 80 है, बचा कितना, 45। तो इस 45 यूनिट वर्क को किसको करना है, बी को करना है। बी पर डे कितना काम करता है, बी पर डे 5 यूनिट ऑफ वर्क करता है, तो अपॉन में 5 कर दो, 5 नहीं जाए 45। सो 9 डेज लगेंगे बी को बाकी बचा हुआ काम खत्म करने में। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। अगर आपको नहीं आ रहा ना, तो आपके बेसिक्स कमजोर हैं, आपके बेसिक्स स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ईजी है क्लर्क लेवल के, ठीक है। और अगर कहीं आपको कुछ प्रॉब्लम हो रहा है या फिर मेरे सॉल्यूशन में कहीं दिक्कत है, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। हो सकता है कि कहीं मैंने कुछ गलती कर दिया हो या फिर आगे गलती करूँगा, तो आप इसका ध्यान रखेंगे। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। इसमें क्या बोला है, फाइंड द रेशियो ऑफ टाइम टेकन बाय अनिल टू कवर 160 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम टू, मतलब अनिल जो है वो 160 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम से ट्रैवल कर रहा है और 200 किलोमीटर अप स्ट्रीम से ट्रैवल कर रहा है। इन्हीं दोनों का रेशियो निकालना है टाइम का, ठीक है। और साथ में दे रखा है इफ ही टेक्स 25 आवर्स टू कंप्लीट अ सर्टेन डिस्टेंस इन डाउन स्ट्रीम एंड 62.5 आवर्स टू कंप्लीट द सेम डिस्टेंस इन अप स्ट्रीम। मतलब एक डिस्टेंस है डी, ठीक है, उस कुछ भी है, उसको अगर हम अप स्ट्रीम में ट्रैवल करवाएं और उसको डाउन स्ट्रीम में ट्रैवल करवाएं, तो उन दोनों के बीच का जो टाइम का रेशियो है वो हम निकाल सकते हैं ना। यहाँ पे कैसे, देखो, अप स्ट्रीम में जब ट्रैवल कर रहा था उसको लग रहे थे 62.5 घंटे और ऐसे उसको लग रहा था 25 घंटा, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये क्या है, ये 125 का ही तो आधा है, हम इसको लिख सकते हैं ना 125 का आधा, तो इसको लिख दिया 125/2, 25 से काटेंगे तो कितनी बार में जाएगा, 5/2। मतलब इनके टाइम का जो रेशियो है अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम के, उसका रेशियो क्या है, 5:2। अच्छा, अगर टाइम का रेशियो ऐसा है तो हम क्या बोलेंगे, स्पीड का रेशियो क्या होगा, इसका उलट, यानी अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम का स्पीड का जो रेशियो है वो हो जाएगा 2/5। बस हमको इसी से काम था। अभी देखो हमें क्या पूछा है, रेशियो हमें पूछा है 160 किलोमीटर अप डाउन स्ट्रीम, तो 160 अपॉन में डाउन स्ट्रीम का स्पीड रेशियो 200 किलोमीटर किससे जा रहा है, अप स्ट्रीम से जा रहा है, तो अप स्ट्रीम का स्पीड। तो आप क्या करो, सीधा पुट कर दो, डी की जगह क्या हो जाएगा 5 और यू की जगह क्या हो जाएगा 2, क्योंकि हमको रेशियो ही तो पुट करना है ना। आप सीधा रेशियो ही पुट करो, तो ये हो जाएगा अप स्ट्रीम का। अच्छा, ये गलत मैंने कर दिया, ये यहाँ तो डाउन स्ट्रीम था, 160 किलोमीटर वो डाउन स्ट्रीम से जा रहा है, ठीक है। अगर आपको फिर भी कन्फ्यूजन है तो आप क्या कर सकते हो, इसको 2x मान लो, इसको 5x मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हो जाएगा 2x और यहाँ पे हो जाएगा 5x। अब x तो ऐसे भी कटना है, 2 से गया 100 टाइम्स में, और इसको काटेंगे तो सॉरी ये मैंने गलत कर दिया, 5 3 15, 32/100। अब फिर इसको अगर आप काटोगे 4 से तो ये 25 बार में जाएगा और ये 8 बार में जाएगा। सो 8:25 इज द करेक्ट आंसर। हालांकि मैंने कुछ आंसर के मतलब जो हमारा करेक्ट आंसर उसमें टिक लगा लिया ताकि कहीं कन्फ्यूजन ना हो या फिर मैं गलती ना बना दूँ, ठीक है। ये समझ में आ गया आपको। इसमें क्या किया मैंने, मैं फिर से एक बार बता देता हूँ। मैंने सबसे पहले देखा कि टाइम का क्या रेशियो है, मतलब अप स्ट्रीम का जो टाइम है और डाउन स्ट्रीम का टाइम है। अप स्ट्रीम में इसको लग रहे थे 62.5 या फिर इसको हम बोल सकते हैं 125/2, और इसको डाउन स्ट्रीम में लग रहे थे 25, तो 25 पंचे 125, मतलब 5/2 हो गया इसका टाइम का रेशियो अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम का। तो स्पीड का रेशियो क्या हो जाएगा 2/5, तो ये हो गया आप डाउन स्ट्रीम के स्पीड का स्पीड, और ये हो गया अप स्ट्रीम का स्पीड। हमसे क्या बोला था 160 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम से कम। अच्छा, ये मैं गलत लिख दिया हूँ यहाँ पे, शायद ये अप स्ट्रीम है तो डाउन स्ट्रीम स्पीड ज़्यादा होगा ना, ये अप स्ट्रीम है, ये डाउन स्ट्रीम स्पीड है, ठीक है। 160 जा रहा है वो डाउन स्ट्रीम से यानी कि 5 से, और दूसरा 200 किलोमीटर जा रहा है वो अप स्ट्रीम से यानी 2 से। सो काटेंगे 100 टाइम में जाएगा, ये 32 टाइम में जाएगा, 4 से काटोगे ये 25 जाएगा और ये 8 जाएगा। सो 8:25 इज द करेक्ट आंसर, जैसा कि मैंने टिक यहाँ पे लगा रखा है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज
X invested his money in a simple interest at 13%. Y invested his money in compound interest at 10% for 2 years. Find the amount invested by X if they invested same amount each and received इतना together. मतलब मान लो कि 100 रुपये यहाँ भी इन्वेस्ट किए और इसने भी 100 रुपये इन्वेस्ट किए. एक ने किया 13% के सिंपल इंटरेस्ट पे और दूसरे ने किया 10% का कंपाउंड इंटरेस्ट पे, और दोनों का टाइम है 2 साल का. तो मुझे बताओ यहाँ पे 2 साल में कितना इंटरेस्ट मिल जाएगा? 26% का इंटरेस्ट मिल जाएगा. यहाँ पे क्या मिलेगा? 21% का इंटरेस्ट मिलेगा. करेक्ट. अगर आपको नहीं पता कि 10% करके 21% कैसे आएगा CI वाले केस में, तो मैं देखो यहाँ सीधा बताता हूँ. 10 + 10 आपने सक्सेसिव पढ़ा है ना. अगर 2 बार 10 इंक्रीज करेंगे सक्सेसिव में तो क्या होगा? 10 + 10 प्लस 10 × 10/100. तो ये 0 कट गया. 10 10 20 + 1 21%. और इसका दूसरा तरीका ये हो सकता है. देखो पहले साल अमाउंट 10% से ग्रो करेगा तो क्या हो जाएगा? 10 से 11. फिर दूसरे साल 10 से 11 होगा, 10% से ग्रो करेगा तो ओवरऑल 100 से 121 हो जाएगा. 100 से 121 मतलब कितना है? 21%. तो यहाँ से भी आप समझ सकते हो. तो आपके पास आ चुका है कि इधर से आपको 26% का इंटरेस्ट मिलेगा और यहाँ से 21 का. या फिर आप बोल सकते हो अगर इसको आप 100 मानोगे इसे, तो ये क्या हो जाएगा? परसेंटेज हट जाएगा इसका. अच्छा मतलब परसेंटेज 26% कितना आएगा? 26 ही आएगा. उसी तरह इसका भी 21 आएगा. तो इन दोनों का सम यानी कि 47% का फ्रैक्शन वैल्यू, फ्रैक्शन बोलता हूँ, एग्जैक्ट वैल्यू क्वेश्चन में कितना दे रखा है? 4700 दे रखा है. तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 100. तो 100% या फिर 100 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 10000. सो 10,000 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. यही से पूछा ना, फाइंड द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय एक्स. तो एक्स ने कितना इन्वेस्ट किया है? 10,000. देख लेते हैं आंसर. सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. हाँ, यहाँ पे क्या है? द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन अ 420 मिक्सचर ml mixture is 4:3. Some quantity of mixture is replaced by water and hence becomes इतना. अच्छा, तो पहले क्या है? एक मिल्क और वाटर का रेशियो है जिसमें मिल्क और वाटर का जो मिक्सचर है जिसमें मिल्क और वाटर का रेशियो है 4:3 और इसका क्वांटिटी है 420. उसके बाद क्या हुआ है? सम क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर को रिप्लेस कर दिया गया है. किससे? वाटर को. याद रहे यहाँ पे रिप्लेसमेंट है तो रेशियो कितना बन जा रहा है? रेशियो बन जा रहा है 3:4. अच्छा मुझे एक बताओ, यहाँ पे रिप्लेसमेंट हो रहा है, इसका मतलब टोटल क्वांटिटी सेम रहेगा. मतलब अगर स्टार्टिंग में 420 ml था तो फाइनल भी 420 ml होगा. अब मुझे एक बात बताओ, आपको पता है कि फाइनल में रेशियो क्या है और क्वांटिटी क्या है, तो आप नहीं निकाल सकते? जो भी पूछा है यहाँ भी आप निकाल सकते हो. कुछ भी पूछा, आप देखते हैं क्वेश्चन पूछा क्या है. द क्वांटिटी ऑफ वाटर इन द इनिशियल मिक्सचर, यानी कि ये 3 यूनिट जो है इज व्हाट % ऑफ द वाटर इन फाइनल मिक्सचर, मतलब इसका पूछा है. अच्छा, इन दोनों का सम कितना है? 7 होगा ना, 437. तो 7 यूनिट की वैल्यू हो गई 420. तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 60. मतलब यहाँ पे ये 60 से मल्टीप्लाई हो जाएगा. मतलब वाटर जो है वो कितना है? 180 और मिल्क कितना है? 420. उसी तरह यहाँ भी 7 यूनिट आएगा. तो 7 यूनिट मतलब 7 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 420. तो 1 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 60. तो यहाँ भी 60 मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ भी 60 मल्टीप्लाई हो जाएगा. अब हमसे पूछा क्या है? क्वांटिटी ऑफ वाटर इनिशियल, मतलब ये जो वाटर है वो कितना % है इस वाटर का. तो 3 × 60 अपॉन में 4 × 60. ये 60 कर दिया तो 3/4 विच इज नथिंग बट 75%. सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर. अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमित bought a computer during a lockdown for his online education and spent 18.5% of the cost price on the transport and 26.5% of the cost price on its RAM and processor upgradation. If after the lockdown he sold his computer and got 55% profit on the purchased price, then what is the ratio of the cost price to the selling price including transportation and upgradation? मुझे एक बात बताओ कि मान लेते हैं कि उसने 100 रुपये में खरीदा था, ठीक है. उसमें 18.5% का उसने ट्रांसपोर्टेशन पे खर्च किया है और इसी का 18.5 और इसी का 26.5. तो टोटल कितना हो जाएगा? 18.5 26.5 ये 0 9 6 15 कैरी 1
45%, मतलब इसने इस पर 45% खर्च किया है, मतलब बोल सकते हैं कि इसको ओवरऑल 145 पड़ा, ठीक है। लेकिन उसको जब प्रॉफिट हो रहा है ना, तो प्रॉफिट कितना हो रहा है, इसको प्रॉफिट 55% का हो रहा है, किसका, ऑन द परचेज प्राइस हो रहा है, मतलब इस पे 55% का प्रॉफिट हो रहा है। तो इस पे 55% का प्रॉफिट मतलब कितना, 155 में बिका हुआ, ये एसपी हो गया, ये सीपी हो गया। तो हमसे पूछा क्या है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस टू द सेलिंग प्राइस, तो इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्ट एंड अपग्रेडेशन, मतलब ट्रांसपोर्ट और अपग्रेडेशन के बाद जो कॉस्ट प्राइस आएगा वो कितना होगा, 145। इसका रेशियो पूछा है किसके, एसपी के साथ, यानी कि 155। 5 से इसको काट लें, 5 2 10, 5 9 45, 5 3 15, 5 1 1। तो ये हो गया 29:31 इज द करेक्ट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। मैं फिर से समझा देता हूँ, देखो मैंने माना कि 100 रुपये में उसने खरीदा होगा, ये मैं बता रहा हूँ खरीदा है, फिर इसमें 18.5% और 26.5% किसका, जितने में खरीदा है उसका वो खर्च कर देता है। तो कितना हो जाएगा टोटल, 45 हो जाएगा। तो 45 उसने खर्च कर दिया है, तो 145 हो जाएगा उसका सीपी, ठीक है। लेकिन वो बेच किस पे रहा है, 55% के प्रॉफिट पे बेच रहा है, किसका 55%, जितने में वो खरीदा है, खरीदा कितना में, 100 में है, 100 में खरीदा, 155 में पूछा है। तो हमसे रेशियो क्या पूछा है, जो सीपी होगा, जितना पैसा खर्च किया है ना वो, क्या बोलते हैं, अपग्रेडेशन पर और ट्रांसपोर्ट पर, उनको मिला के जो सीपी आएगा और जो एक्चुअल एसपी होगा। तो 145:155 रेशियो बोला है, इसको अगर हम काट लेते हैं 5 से, तो 29:31, यानी कि ऑप्शन नंबर ए मिल जाता है करेक्ट आंसर। हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज नंबर 9। इसमें बोला 55.55% ऑफ 27 इज इक्वल टू 31.25% ऑफ द सर्टेन मनी, देन फाइंड द मनी। तो इस क्वेश्चन को अगर आपको फ्रैक्शन वैल्यूज याद है तो आप तुरंत ही बना सकते हो। कैसे, देखो आपको पता है ना 11.11% से फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/9। तो अगर हम इधर भी 5 मल्टीप्लाई कर दें तो इधर भी 5 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब ये क्या हो गया, इसको 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 55.55% इज इक्वल टू 5/9, मतलब इसका जो वैल्यू है वो हो जाएगा 5/9। उसी तरह ये क्या है, अगर आपको ध्यान से या तो अगर आपको याद है तो आपको पता है ना 12.5 का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 1/8। उसी तरह अगर हम इसका भी हाफ कर दें तो 6.25 का फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/16। अच्छा, अगर 6.25 का जो फ्रैक्शन वैल्यू है 1/16 है, तो इसी में अगर हम 5 मल्टीप्लाई कर दें दोनों साइड तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे अगर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 पंचे 125, कैरी में 1 चले जाएगा, 6 5 30 और 1 31। तो 31.25% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/16, ठीक है। तो हमें इसका भी वैल्यू पता चल चुका है, वो क्या है 5/16, ठीक है। ये है 5/9 और ये है 5/16। तो देखें क्या बोला है, 5/9 ऑफ 2727 इज इक्वल टू 5/16 ऑफ अ नंबर। तो वही नंबर फाइंड करना है, तो मैं मान लेता हूँ वो x है। अब इस 5 को इसके काट लो, 9 3 जा 27, फिर 0, फिर 9 3 जा 27। तो हमारे पास x इज इक्वल टू क्या आ गया, 303 मल्टीप्लाइड बाई 16, यानी कि 48। सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 3 years ago father was 6 times the age of son, मतलब आज से 3 साल पहले फादर जो थे वो सन से 6 गुना थे फादर। अगर ये 1 होगा तो ये 6 होगा। 2 years hence father age will exceed his son by 35 year। और क्या बोल रहा है, 2 साल बाद जो फादर है उसका एज उसके बेटे से 35 ज्यादा हो जाएगा, करेक्ट। फाइंड द रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ फादर एंड सन। अब मुझे ये होता, अगर आज से 2 साल बाद 35 ईयर ज़्यादा होगा तो आज भी तो 35 साल ही ज़्यादा होगा। मैं क्या बोल रहा हूँ, ध्यान से समझना। जैसे आज आप हो और आपके भैया हैं, आपके भैया आपसे आज 10 साल बड़े हैं तो कल भी 10 साल बड़े होंगे। अगर दूसरी तरह मैं क्वेश्चन आपको दे दूँ कि आपके भैया आज से 2 साल बाद आपसे 10 साल बड़े हैं तो अभी कितने बड़े होंगे, अभी भी 10 साल बड़े होंगे ना। तो सेम चीज़ हम यहीं पे अप्लाई कर लेते हैं, अभी बोले या 3 साल पहले बोले या 4 साल पहले बोले, तो हम लेके इसको काम करते हैं 3 साल पहले। 3 साल पहले इनका जो रेशियो था वो था 1:6, मतलब आप बोल सकते हैं फादर का 6 है तो सन का 1 होगा। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 5 यूनिट का है।
और इस 5 मिनट को किसके इक्वल करना है, 35 से इक्वल करना है। क्यों? क्योंकि इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो 35 है। तो कैसे होगा, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 7 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको भी 7 से मल्टीप्लाई कर दो। तो क्या बोला, फाइंड द रेशियो ऑफ द परसेंटेज ऑफ फादर एंड सन। तो परसेंटेज कितना हो जाएगा, ये 7 42, 42 में 3 जोड़ देंगे क्योंकि ये 3 साल पहले का है, तो परसेंट निकालने के लिए 3 साल ऐड करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 45। उसी तरह ये 7 है, 7 में 3 जोड़ देंगे तो 10 हो जाएगा। अब इसको काट लेते हैं, तो ये 5 से काटेंगे तो ये 9 टाइम्स में और ये 2 टाइम्स में, तो 9:2 हमारा रेशियो आ गया। ठीक है, तो ये रेशियो यहाँ पे दिख रहा है। अब और एक चीज़ पूछा है, ऑल्सो फाइंड द एज ऑफ फादर व्हेन सन वाज बोर्न। अब मुझे एक बात बताओ, जब फादर का 45 साल है तो सन का 10 साल है, तो जब सन का 0 होगा यानी कि इसमें से 10 घटाएंगे तो इधर भी 10 घटाना पड़ेगा, यानी कि कितना हो जाएगा 35। तो 35 ईयर्स होगा फादर का एज जब पुत्र का जन्म हुआ होगा, तो 35 ईयर हो गया करेक्ट आंसर। हम नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अंकुश टूक अ लोन ऑफ 14,300 from a bank with a rate of interest equal to the total number of years on simple interest। मतलब उसका जो रेट है, मान लो अगर रेट x% है तो उसका जो टाइम है वो भी x ईयर्स होगा, और जो टोटल अमाउंट रीपे किया है वो कितना है 31,603 रुपये टू क्लियर हिज डेप्ट। सो फाइंड द टाइम पीरियड आफ्टर विच द लोन हैज फॉर विच द लोन हैज टेकन। अच्छा, तो सिंपल इंटरेस्ट का केस है तो SI इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल यानी कि 14300 इंटू में x इंटू में x, ये रेट है, ये टाइम है, अपॉन में 100 इज इक्वल टू क्या लिखना है हमें यहाँ पे, इज इक्वल टू हमें लिखना है इंटरेस्ट। अच्छा देखो, ये इतना रुपए लिया था और इतना पे किया, तो इसमें से इंटरेस्ट कितना है, ये इसमें तो क्या बोलते हैं, ये टोटल अमाउंट है, यानी कि इसमें प्रिंसिपल भी ऐड है, लेकिन इनको सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल लिखना होगा ना, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट का मतलब क्या है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल। तो 31603 माइनस में 14300, ये कितना आ जाएगा 303 और कितना 6 में 3, यहाँ पे कितना हो जाएगा 11, 11 में 4 गया तो 7, और यहाँ से हो जाएगा 2, 2 माइनस 1 3, तो 17303 आ गया। ये 0 कट गया तो हमें क्या मिलेगा, SI इज इक्वल टू 17, अच्छा तो थोड़ी गलती हो गया, देखो तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पे x इज इक्वल टू, या फिर बोल सकते हैं x² इज इक्वल टू 17303 अपॉन में 143। अच्छा ये 1 टाइम्स में जाएगा, एक बार में जाएगा तो कितना बचेगा, देखो 173 में 143 गया तो 30 बच गया, तो 300 आ गया। फिर कितने टाइम्स में जाएगा, 2 बार में जाएगा, तो 143 का डबल कितना होता है 286, फिर इसमें कितना डिफरेंस आएगा 14 आएगा, और यहाँ पे 3 है, तो 143 कितने टाइम्स में जाएगा 1 टाइम्स में जाएगा, तो x² इज इक्वल टू आ गया 121, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा 11। सो 11 ईयर उसका टाइम भी हो जाएगा और 11% उसका इंटरेस्ट भी हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर बी 11 इज द करेक्ट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ट्रेन 325 meter long passes a man standing on a platform of 15 in 15 seconds and crosses the another train of same length in 10 seconds. So find the speed of the other train। तो ये की जो ट्रेन है वो 135 मीटर लॉन्ग है, और एक देखो ये मैन को पास कर रहा है। आप ये मत करना कि सर ये प्लेटफॉर्म के फाड़ा है, देखो प्लेटफॉर्म को पूरा पार नहीं करना है, बस उसको मैन को क्रॉस करना है। तो ऐसा मतलब प्लेटफॉर्म वाले केस में क्या होता है, प्लेटफॉर्म का भी लेंथ ऐड होता है, लेकिन यहाँ पे प्लेटफॉर्म इसको आपको लिखा गया है सिर्फ और सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे प्लेटफॉर्म का लेंथ ऐड नहीं होगा, प्लेटफॉर्म का लेंथ का रिक्वायर्ड नहीं है। सिर्फ और सिर्फ हमें देखना है कि मैन को कैसे क्रॉस करेगा, मैन को कैसे क्रॉस करेगा, जितना उसका लेंथ है ट्रेन का उतना अगर डिस्टेंस वो क्रॉस कर लेगा तो मैन को क्रॉस कर देगा। ये देखो यहाँ पे मैन है और ये ऐसा ट्रेन है, यहाँ पे मैन क्रॉस करने में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा, यहाँ से ट्रेन को यहाँ आना पड़ेगा, मतलब इतना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा, इतना डिस्टेंस क्या उसी का लेंथ है। अच्छा तो यहाँ पे क्या होगा 325 मीटर का ट्रेन है और उसको क्रॉस करने में लग रहा है 15 सेकंड, तो 5 से काट ले 5 से तो 65/3 मीटर पर सेकंड आ गया उसका स्पीड, किसका ट्रेन का स्पीड, ट्रेन ए का स्पीड। अब बोला जा रहा है कि 2 ट्रेन है, एक और ट्रेन है जिसका लेंथ सेम है, तो टोटल लेंथ कितना हो जाएगा 650, ठीक है।
और वो 10 सेकंड में क्रॉस कर दे रहा है, तो ये जीरो कट गया, तो रिलेटिव स्पीड क्या होगा, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो सम होगा, यानी कि 65/3 प्लस में एक्स आना चाहिए। एक्स क्या है, स्पीड ऑफ अनदर ट्रेन, तो यहाँ से हमें मिल गया 65 - 65/3 इज इक्वल टू एक्स। तो ये कितना हो जाएगा, 36 18 1 19 195/65 यानी कि 135/3। तो एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, 135/3 मीटर पर सेकेंड। बट हमारे आंसर में तो कोई है नहीं। अच्छा, ये मीटर पर सेकंड में है, सो किलोमीटर पर आवर में चेंज कर सकते हैं ना, बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे चेंज करेंगे, 18/5 से, 3 × 18 और 5 से काटेंगे इसको तो 5 3 से 5 2 10 5 7 32 है। फिर ही हमारा आंसर तो कुछ और ही आ रहा है और यहाँ पे आंसर कुछ और है। हाँ, हो सकता है कि ये आंसर गलत है, ठीक है, देख ही लेते हैं, चलो क्यों गलत है। क्वेश्चन नंबर 12 का सॉल्यूशन। देखो यहाँ पे इन्होंने गलती किया है, 325 को 15 से भागा देकर कैसे लिख दिया 25 मीटर पर सेकंड, यही तो है ना गलती। 325 को वो 15 से डिवाइड कर रहे हैं और वो लिख दे रहे हैं कि 25 मीटर पर सेकंड होगा, कैसे होगा, यही गलत है, ठीक है। अब देख लो ना, 325/1 में 15 है ना, आप 5 से काटोगे, 3 से तो कट नहीं रहा है ऊपर वाला, 3 2 3 2 5 5 10 है, 5 से काटोगे 3 बार मिल जाएगा, 5 6 30 5 5 25, तो 65/3 आएगा। ये 25 मीटर पर सेकंड तो आ ही नहीं सकता, तो यहीं पे इन्होंने गलती किया है, ठीक है, वरना हमारा आंसर बिल्कुल सही है, जो भी आंसर हमारा आया था, ठीक है। आप पीछे करके देख सकते हो, थोड़ा सा पीछे करोगे 1 मिनट तो आपको पता चल जाएगा, क्योंकि मैं उसको दोबारा तो नहीं बनाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 12 के बाद क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा हूँ, हाँ ये आ गया। द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ वन सिक्का टू द स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 5:2 इफ इट टेक्स 5 hours टू कवर 245 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, देन फाइंड द डिस्टेंस टू कवर 609 किलोमीटर अप स्ट्रीम। अच्छा, तो इसका बोट का और स्ट्रीम का स्पीड आपको पता है 5:2। अगर इसको मान लोगे आप 5x, इसको मान लोगे 2x, तो डाउन स्ट्रीम स्पीड हो जाएगा 7x और अप स्ट्रीम स्पीड हो जाएगा 3x, करेक्ट। अब इसमें बोला कि इसको 5 घंटे लगते हैं 245 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाने में, तो 245 घंटे में किलोमीटर 5 आवर्स लग रहा है, तो डाउन स्ट्रीम स्पीड कितना हो जाएगा, 5 4 20 एंड 5 9 45, करेक्ट। तो ये 7x यूनिट का वैल्यू हो गया 49, मतलब x का वैल्यू हो गया 7, मतलब इसका अप स्ट्रीम स्पीड कितना हो जाएगा 3 × 7 विच इज 21। तो हमसे क्या पूछा है, फाइंड द टाइम टेकन टू कवर 609 किलोमीटर अप स्ट्रीम, तो 609 किलोमीटर अप स्ट्रीम स्पीड क्या होगा 3x 3 × 7, क्योंकि x का वैल्यू 7 आया है, 3 से काट लो, 3 2 6 0 3 3 9 7 2 14 7 9 7 2 14 7 9 63, सो 29 इज द करेक्ट आंसर। मैंने, हो सकता है मैंने यहाँ गलती से 27 लगा दिया है, क्योंकि कुछ गलती तो मैंने किया नहीं है ना। फिर से लिख लेते हैं, 5 4 20 5 9 45, तो 7x का वैल्यू हो जाएगा 45, तो x का वैल्यू हो गया 7, 3 × 7 3 2 6 0 3 3 9 7 14 7 9, हाँ 29 आवर्स इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, A and B इन्वेस्टेड 10,400 and 65,000 बिजनेस टू पे। देखो इसमें मैंने क्लिक कर मतलब टिक करके रखा है कि इसका भी आंसर गलत है, ठीक है। अच्छा, गलत क्यों है, क्योंकि इन्होंने 65,000 दे दिया है 6,500 के जगह, ठीक है। मैं पहले से चेक कर लिया था जब 2 क्वेश्चन मुझे गलत मिले, तो कि कौन कौन सा क्वेश्चन सही है कौन कौन सा गलत है, ताकि बताने के टाइम पे कोई गलती ना हो, मतलब कुछ प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं ही गलत कर रहा हूँ ना, इसलिए मैंने पहली बार देख लिया था कि कौन सा क्वेश्चन उन्होंने थोड़ा सा मिस्टेक किया। तो यहाँ पे क्या पाया था कि ये 65,000 नहीं, वो 6,500 होगा, तो क्वेश्चन सही होगा। अब इसको सॉल्व करते हैं। A and B invested 10,400 and 65,000 respectively in a business and agreed to pay 9% of the profit as a salary to B if he is a working partner, and the share of the profit in the ratio of, and the rest of the share in the
ratio of the investment. If the profit is 39,060, then find the share of A. तो यहाँ पे जो है A और B का जो रेशियो है वो कितना आएगा 10400 और ये 6500 है। इसको काट लें, जीरो से जीरो कट गया, 13 बचे 65, 13 104। तो 8:5 में उनको डिवाइड करना है। अब मुझे वो बताओ टोटल कितने परसेंट है, 100% है ना, इसमें से 9% किसको मिलेगा, बी को मिलेगा, ठीक है। और बाकी जो है, बाकी कितना बचेगा, 91% बचेगा। 91% को 8:5 में डिवाइड कर लेंगे। 8:5 में डिवाइड करोगे तो प्रत्येक को कितना मिलेगा, देखो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 7, यानी कि इसको मिलेगा 56 और इसको मिलेगा 35। अच्छा, ये बी को 35 मिलेगा प्लस साथ में 9% ये भी तो मिलेगा, यानी कि इसको टोटल मिलेगा 56%, इसको मिलेगा 44%, ठीक है। अब तो वही क्वेश्चन गिवन है, इफ द प्रॉफिट ऑफ बी इज 3960, यानी 44% की वैल्यू अगर 3960 है तो हमसे पूछा है कि ए का क्या होगा। तो मुझे वो बताओ, यहाँ से हम निकाल सकते हैं ना, 4 यूनिट का वैल्यू निकाल लेते हैं। 11 से काट लेते हैं तो 11 4 जो 11 3 जो 30, इरेज कर लें इसे। क्या आया था आपके पास, 44% आया था। ए का आया था आपके पास 56, बी का आया था 44%, और इसकी वैल्यू आपके पास 3960 गिवन है। अब इसको 11 से काट लेंगे तो 11 4 जो 11 3 जो 11 6 से 0, यानी 4 यूनिट की वैल्यू, या फिर बोल सकते हैं 4% का वैल्यू हो गया 360। तो 56 है ना, तो कितने टाइम्स में आएगा, 14 टाइम्स में आएगा। तो मल्टीप्लाइड कर लो 14 मल्टीप्लाइड बाय 14, ठीक है। तो 360 मल्टीप्लाइड बाय 14 हम कर सकते हैं ना, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3600 हो जाएगा, करेक्ट। फिर 4 से करेंगे तो 36 × 4 कितना होता है, 144 होता है। तो 1440 0 4 6 4 10 कैरी 1 3 1 4 1 5, तो 5040 इज द करेक्ट आंसर। याद रहे, ये क्वेश्चन तब सही है, मतलब ये जो मैंने बताया सॉल्यूशन तब सही है जब यहाँ पे 65,000 की जगह 6500 होगा, तभी, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। And the next question is, if shopkeepers earn a profit of 40% by selling an article and giving 20% discount, देखो जो शॉपकीपर है उसको 40% का प्रॉफिट होता है, मतलब 40% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है 2/5, मतलब अगर उसका CP 5 है तो उसका SP कितना होगा 7 होगा, 40% रेट। आफ्टर गिविंग अ डिस्काउंट ऑफ 20%, 20% का डिस्काउंट मतलब मार्क प्राइस उसका अगर रहा होगा 10, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 8, इनका रेशियो है। सो क्या बोला है, फाइंड द प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज द शॉपकीपर विल इनकर इफ he gives a discount of 57.14%। तो पहले तो हम क्या करते हैं, इनका रेशियो निकाल लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे 56 बनाना पड़ेगा, तो ये 56 हो जाएगा, यहाँ पे 8 5 जा 40 हो जाएगा, और यहाँ पे 70 हो जाएगा, करेक्ट। अच्छा, पहले तो ये देख लेते हैं 57.14% किसके इक्वल होता है, फ्रैक्शन वैल्यू। आपको पता है ना 14.28% इक्वल टू क्या होता है 1/7। तो अगर इसी में आप 4 मल्टीप्लाई कर लोगे तो कितना मिल जाएगा, इसके करीब करीब आ जाएगा ना, देख लेते हैं। 14 4 56 और इधर से तो 1 आएगा, तो 57.14% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी 4/7। मतलब अगर वो 4/7 का डिस्काउंट देता है, किसका, MP का, तो MP कितना है 70 है, 70 का 4/7 कितना हो जाएगा 40। अगर वो 40 रुपये का डिस्काउंट देगा तो उसका एक्चुअल में जो आएगा इस बार SP वो कितना आएगा 30 आएगा। 70 में 40 का डिस्काउंट 30। अच्छा, उसको CP है 40 का और 30 में वो बेचेगा तो कितने का लॉस होगा, उसको 10 का लॉस होगा, कितने पे 40 पे, कितना परसेंट 25%। तो 25 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैं क्या बोल रहा हूँ समझ में आया। सबसे पहले तो मैंने CP SP और MP का रेशियो निकाल लिया 40 56 और 70। अब यहाँ में हमें पता है कि इसका जो फ्रैक्शन वैल्यू है वो होता है 4/7, यानी कि जो MP है यानी कि 70 यूनिट का 4/7 पार्ट कितना हो जाएगा 40। तो 40 का डिस्काउंट दे दिए तो 70 से 40 कम कर दिए 30 हो गया। 40 की चीज़ को 30 में बेच रहा है, मतलब 10 का लॉस कितने पे 40 पे, तो कितना परसेंट हो जाएगा 25%। सो ऑप्शन नंबर D इज द करेक्ट आंसर।
द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फाइंड द एरिया ऑफ अ स्क्वायर विच इज इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 9 सेंटीमीटर। तो एक सर्कल है, इसके अंदर एक स्क्वायर है, हमें बोला स्क्वायर का एरिया क्या होगा और गिवन क्या है कि इसका जो रेडियस है, ये रेडियस है 9 सेंटीमीटर का। अच्छा, अगर ये रेडियस 9 सेंटीमीटर का है तो इधर भी 9 सेंटीमीटर होगा। हम ऐसा बोल सकते हैं कि डायगोनल जो होगा वो 18 मीटर का होगा, सॉरी 18 मीटर नहीं, 18 सेंटीमीटर का। स्क्वायर का जो डायगोनल है वो 18 सेंटीमीटर का होगा। तो क्या आपको डायगोनल और साइड के बीच में कोई रिलेशन पता है आपको स्क्वायर में? नहीं पता तो मैं एक बात बता दूँ। देखो, ये स्क्वायर है, ये भी साइड ए है, ये भी साइड ए है, और ये हो गया इसका डायगोनल। तो मुझे एक बात बताओ कि पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? हाइपोटेनस हो जाएगा, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये बेस। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है? बेस का परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? पी स्क्वायर की जगह मतलब क्या है? ए स्क्वायर प्लस यहाँ पे भी ए स्क्वायर, की स्क्वायर का चारों साइड इक्वल होता है, तो हमें मिल गया 2a स्क्वायर। और ये किसके इक्वल है? हाइपोटेनस के स्क्वायर है। तो अच्छे से इक्वल टू क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ 2a स्क्वायर विच इज नथिंग बट 2a। ये स्क्वायर में है ना, तो इसको स्क्वायर रूट से बाहर कर सकते हैं। तो हमें पता चल गया है कि जो डायगोनल होता है, ये हाइपोटेनस क्या है? डायगोनल है। ये किसके इक्वल होता है? स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू में साइड। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि अगर साइड हमसे कोई पूछेगा तो हम क्या बोलेंगे? साइड इज इक्वल टू होगा 18/√2। अब साइड निकल गया तो हम क्या नहीं निकाल सकते उनका एरिया? बिल्कुल निकाल सकते हैं। एरिया इज इक्वल टू क्या होता है? साइड का स्क्वायर, मतलब 18/√2 मल्टीप्लाइड बाई 18/√2। अब देखो, ये √2 इंटू √2 क्या होता है? इस √2 इंटू √2 इज इक्वल टू क्या होगा? स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू 2, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 4, यानी कि 4 हो जाएगा। सॉरी, स्क्वायर रूट ऑफ 2 कितना हो जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ 4 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। क्या बोल रहा हूँ मैं? फिर से समझा देता हूँ, हालांकि मैंने बोलते बोलते थोड़ा गलत बोल दिया था। देखो, स्क्वायर रूट ऑफ 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 ऐसा हो जाएगा ना, अगर हम 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो विच इज नथिंग बट स्क्वायर रूट ऑफ 4। अब स्क्वायर रूट ऑफ 4 क्या होता है? 2 होता है ना, तो इन दोनों की जगह पे 2 आएगा, तो 2 9 जा 18। अब 18 इंटू 9 करना है। क्या करना है आपको? 18 इंटू 9 करना है। तो आप इसको 18 को लिख सकते हो 9 इंटू 2 इंटू 9, 9 9 जा 81, 81 का डबल क्या होगा? 162। सो 162 ये क्या है? ये है सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 162 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द करेक्ट आंसर। सो क्वेश्चन नंबर 16 का हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजधानी एक्सप्रेस क्रॉस्ड अ प्लेटफॉर्म ऑफ लेंथ 234 in 18 seconds and a stationary train of length 342 in 22 सेकेंड। मतलब देखो, ये लेंथ है, इसको क्रॉस करने में यहाँ पे इसको 22 सेकंड लग रहे हैं। अच्छा, मुझे एक बात बताओ कि यहाँ पे इसको जो लग रहा था टाइम और यहाँ पे जो लग रहा था टाइम, उन दोनों के बीच में अंतर कितना है? उसके बीच में 4 सेकंड का अंतर है। और डिस्टेंस देखें तो डिस्टेंस में कितना अंतर है? आप सब्ट्रैक्ट कर लो, 12 में 4 गया तो 8, 3 में 3 गया तो 0 और 108 मीटर का। हम ऐसा बोल सकते हैं कि याद रहे, यहाँ जब भी हम डिफरेंस लेंगे इन दोनों के बीच में, तो यहाँ पे कोई ट्रेन का लेंथ होगा, यहाँ पे जो ट्रेन का लेंथ होगा वो तो कट ही जाएगा ना, इसलिए मैंने डिफरेंस लिया है। अभी मैं दूसरा तरीका भी बता दूंगा, यानी कि हम बोल सकते हैं कि 108 मीटर का जो डिस्टेंस है उसको ट्रैवल करने में उसको 4 सेकंड लग रहे होंगे। अच्छा, अगर 4 सेकंड लग रहे होंगे तो उसका स्पीड क्या हो जाएगा? 4 से काट लेंगे इसको, या फिर बोल सकते हैं 180/4, 4 4 16, 4 5 20, यानी कि 45 मीटर पर सेकंड उसका स्पीड हो जाएगा। अगर उसका स्पीड है 45 मीटर पर सेकंड, तो वो 18 घंटे में कितना चलेगा? सॉरी, 18 सेकंड में 45 इंटू में 18। अगर आप अच्छे से देखोगे तब इसको लिख सकते हो 90 इंटू में 9। कैसे लिखा मैंने ये? कुछ गलत तो नहीं किया ना? वैसे तो इसको मैंने लिखा है 2 इंटू 9, तो ये जो 2 है इसको मैंने यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, तो 90 इंटू 9 810। तो 810 में कितना माइनस करना पड़ेगा? अब देखो, ये 800 जो 10 आएगा वो 18 सेकंड में कितना, कौन सा डिस्टेंस होगा? अपना लेंथ प्लस प्लेटफॉर्म का लेंथ। तो अपना लेंथ मतलब ट्रेन का लेंथ प्लस प्लेटफॉर्म का लेंथ कितना हो जाएगा? 810। तो प्लेटफॉर्म का लेंथ अगर हम माइनस करेंगे, यानी कि 234 माइनस कर दें,
तो ट्रेन का लेंथ आना चाहिए जो कि यहाँ कुछ और है, हो सकता है मैंने कुछ गलती किया होगा, फिर से देखते हैं इसको। इस बार थोड़ा अच्छे से देखेंगे। देखो क्या बोला, राजधानी एक्सप्रेस 234 वाले को 18 सेकंड में क्रॉस कर रहा है और 342 वाले को 22 सेकंड में कर रहा है। इन दोनों के बीच का डिफरेंस है 4 सेकंड का, और डिस्टेंस का डिफरेंस देखेंगे तो 108 मीटर का है। तो 108 अपॉन में 4, स्पीड कितना हो जाएगा, 4 2 जा 8, 4 7 जा 28। अच्छा यहीं पे मैंने गलती किया था, 45 लिखा था ना, वो गलत है। वो कैसे होगा 45, ये कितना आ जाएगा, 4 2 जा 8, 4 7 जा 28, 27 मीटर पर सेकंड आ जाएगा स्पीड। ठीक है, तो जो ट्रेन का स्पीड है वो आ गया 27 मीटर पर सेकंड। तो 18 सेकंड में कितना जाएगा, 27 इंटू में 18। आप चाहे तो इसको ऐसा लिख सकते हो क्या, 9 इंटू 3, 9 इंटू 2, तो 9 9 जा क्या हो गया 81, 81 इंटू 6 आसानी से कर सकते हो, 8 6 जा 48, 6 486 हो जाएगा। तो ये 18 सेकंड में वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, 486 डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। अच्छा जब हम ट्रेन को क्रॉस करवा रहे थे तो क्या क्या डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ता है, एक तो ट्रेन को अपना डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ता है प्लस प्लेटफॉर्म का। तो अगर हमको ट्रेन का लेंथ निकालना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, प्लेटफॉर्म का लेंथ माइनस करना पड़ेगा। तो 486 माइनस 234, और यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 6 में 4 गया तो 2, 8 में 3 गया तो 5 और 2, तो 252 आ रहा है हमारा करेक्ट आंसर। और यहाँ पे 504 है। हो सकता है इन्होंने गलती किया होगा, क्योंकि इसका आधा करोगे तो आप 252 आ जाएगा। फिर भी हम देख लेते हैं एक और तरीका से। दूसरा तरीका क्या है, देखो यहाँ पे क्या है, स्पीड तो सेम रहेगा ना ट्रेन का। तो जब हम प्लेटफॉर्म को क्रॉस करवा रहे हैं तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं, t + 234 डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं। कितने सेकंड में, 18 सेकंड में। उसी तरह जब हम दूसरा स्टेशनरी ट्रेन को क्रॉस करवाएं तो हम कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ रहा है, t प्लस हम मतलब ट्रेन, ठीक है, t + 342 कितने सेकंड में, 22 सेकंड। तो यहाँ पे स्पीड इतना हो जाएगा और यहाँ पे स्पीड कितना हो जाएगा, दोनों स्पीड सेम होगा ना, क्योंकि सेम ट्रेन है, इसलिए मैंने इक्वेट कर दिया। अगर आप चाहोगे तो आप यहाँ से इसको सॉल्व कर सकते हो। कैसे, इसको काट लो, 2 9 जा, इसको 2 11 जा, करेक्ट। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 11t + 234 इंटू में 11 इज इक्वल टू 9t + 9 इंटू 342। तो यहाँ पे ऐसा आपके पास ये 90 इधर आके क्या हो जाएगा, 11 2 में माइनस होगा तो हो जाएगा 2t एंड 2 ट्वाइस ऑफ लेंथ ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू, इसको 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 दूना 18, कैरी 1, 9 चौक 36, 37, कैरी 3, 9 3 27 और 3 30। उसी तरह यहाँ पे इसको 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 234 को 11 से मल्टीप्लाई करना ईजी है। ये 4 हो गया, 4 3 7 हो गया, 3 2 5 हो गया, 2 हो गया, तो 2 5 7 4। अब इसको अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये सब्ट्रैक्ट करने पे आएगा 504, मतलब ट्वाइस ऑफ लेंथ इज इक्वल टू हो जाएगा 504। बट टी जो टी है वो तो होगा ना 504/2, यानी कि 252। सो 252 हमारा करेक्ट आंसर होगा। ये जो आंसर गिवन है ये गलत है, ठीक है। देखो हमारे पास क्या है, 2t इज इक्वल टू आ रहा है 504, तो t इज इक्वल टू क्या होगा 504/2, यानी कि 252। सो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 252। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं, इस पर बहुत ज़्यादा टाइम लगा दिया है हमने। अब देखो यहाँ पे है, द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन स्कूल बी इज 46.66% मोर देन ए विच इज 27.77% ऑफ स्कूल सी। देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ स्कूल बी इफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन स्कूल सी इज 8316। तो आपको अगर इसका फ्रैक्शन और इसका फ्रैक्शन पता होगा तो आप तुरंत ही बना पाओगे। कैसे, इसका फ्रैक्शन क्या होगा, इसका फ्रैक्शन अगर आपको नहीं याद है तो मैं अभी बता दूँ। देखो 1/15 है, तो 1/15 का फ्रैक्शन का परसेंटेज वैल्यू क्या होता है 6.66, ठीक है। अब इसमें आप 7 मल्टीप्लाई कर दो, इधर भी और इधर भी, तो आपको यहाँ क्या मिल जाएगा देख लो। तो 7 6 42, 4 7 2 7 6 42 एंड 4 46, फिर 4 7 6 42 एंड 4 46,
तो 6 कैरी में 4, 7 6 जा 42 एंड 4 46। तो इतना परसेंट आ गया, मतलब हम बोल सकते हैं इसका जो फ्रैक्शन वैल्यू होगा वो होगा 7/50। उसी तरह नेक्स्ट वाले पे आते हैं। नेक्स्ट में क्या है 27.77 है, ठीक है। तो ये किसके इक्वल होगा? अगर आप देखोगे तो आपको याद होगा कि 1/9 का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, वो 11.11। उस तरह अगर मैं बोल दूँ 1/18 का क्या होता है, तो वो क्या हो जाएगा 5.55, इसी का आधा हो जाता है, ठीक है। तो 5.55 में अगर हम 7 मल्टीप्लाई कर दें, सॉरी 5 मल्टीप्लाई कर दें, इधर भी 5 मल्टीप्लाई करें, तो हमें क्या मिलेगा 5/18 इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे 5 5 25, कैरी 2 5 5 25 और 2 27, कैरी में 2 5 5 25 और 2 27। मैंने 5.55 लिया इसलिए 27.75 आया। अगर मैं यहाँ पे 5 ले जाना तो 775 आता। इसका मतलब क्या है, इसका जो फ्रैक्शन वैल्यू है वो क्या होगा 5/18। ये 7/15 और ये 5/18 दोनों आ चुके हैं। अब हम इस क्वेश्चन को तुरंत ही सॉल्व कर लेंगे। ये फ्रैक्शन वैल्यू बस याद होना चाहिए, बाकी अब इसको सॉल्व तुरंत ही कर लो। तो यहाँ पे बोला जा रहा है द नंबर ऑफ स्टूडेंट ऑफ बी इज इतना मोर देन ए, मतलब ए और बी में अगर ए है 15 तो बी कितना हो जाएगा 22। उसी तरह देन ए विच इज, ए जो है वो 5/18 ऑफ स्कूल सी है, मतलब अगर ए का 50 ए और सी का जो रेशियो दे रखा है वो 5/18 दे रखा है, लेकिन ए का यहाँ कितना है 15 पार्ट है, मतलब ये 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये भी 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमारे पास सी का जो आएगा वो कितना आ जाएगा 54। अब हमें लिखा है कि सी में कितने बच्चे हैं, 54 यूनिट का वैल्यू कितना दे रखा है 8316। हमें पूछा क्या है नंबर ऑफ स्टूडेंट इन बी, यानी कि 22 का पूछा। तो 1 यूनिट का निकाल लेते हैं पहले। एक काम कर लेते हैं 9 से काट लेते हैं, 9 6 जा 54, 9 9 जा 81, 9 2 जा 18, 9 4 जा 36, 6 1 जा 6, 36 5 जा 30, 6 4 जा 24, 154 आ गया। अच्छा, अगर 1 यूनिट का वैल्यू 154 है तो 22 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई कैसे करोगे पता है, इसको आप 22 को लिखो 2 × 11, इसको 2 से करोगे तो कितना हो जाएगा 304 होगा। अब इसको 11 से मल्टीप्लाई, अच्छा कुछ गलत हो गया लगता है, फिर से देख लेते हैं इसको, ठीक है। यहाँ तक तो ये तो सही है। देखो हमारे पास आ चुका था कि जो सी है 54। अच्छा 54 यूनिट का वैल्यू कितना है 8316, तो 1 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा 8316 अपॉन में 54, 9 6 जा 54, 9 9 जा 81, तो यहाँ पे बचेगा 21, 9 2 जा 18, 9 4 जा 36, 6 को काट लें, 6 1 जा 6, 6 5 जा 30, 6 4 जा 24, तो 154 आ गया। अच्छा 154 आ चुका है और हमसे पूछा 22 यूनिट का वैल्यू। देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन स्कूल बी, तो 154 मल्टीप्लाइड बाई 22। अच्छा मैं क्या गलती कर रहा था पता नहीं, अभी तो सही आ रहा है। ये कितना हो जाएगा 308 हो जाएगा। अब 308 को 11, ये 308 मैंने क्या किया, इसको मैंने अलग से लिखा है 2 × 11, पहले 2 से मल्टीप्लाई कर ले, इतना हो गया। अब 11 से करना है तो क्या हो जाएगा 8, फिर से 8 3 3 3 3 8 8, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। उससे हो सकता है मैंने यहाँ पे 304 लिख दिया था गलती से, इसलिए। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। There are the average of two sibling P and Q is 13 ईयर। तो P और Q का जो एवरेज अगर 13 है तो सम कितना हो जाएगा 26। आफ्टर 3 ईयर देयर पेरेंट अडोप्टेड अ चाइल्ड, तो 3 साल बाद इनका एज कितना हो जाएगा सम 3 साल बाद, यानी कि दोनों में कितना 3 3 6 का एडिशन हो जाएगा, यानी कि 32 हो जाएगा। 3 साल बाद क्या करते हैं, उनका जो फैमिली है वो एक चाइल्ड को अडॉप्ट करता है जिसका एज है 13, मतलब 3 साल बाद पी और क्यू का सम कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। इसमें से एक और चाइल्ड आ जा रहा है 13 साल का। अब हमसे पूछा है क्या कि हमका एवरेज बताओ सबका 4 साल बाद, एडॉप्शन के 4 साल। हम देखते हैं कि जब अडॉप्ट किया तो कितना एवरेज है, अडॉप्ट किया तो 45 हो गया सम, तो एवरेज कितना हो जाएगा, टोटल कितने बंदे हो गए पी क्यू प्लस एक जो एडॉप्टेड चाइल्ड था यानी कि 3, तो
15 ईयर्स हो गया, मतलब जब अडॉप्ट किया था तो 15 साल था सबका एवरेज एज, तो उसे 4 साल बाद पूछा है ना, तो एवरेज भी 4 साल से बढ़ जाएगा 4 साल में, यानी कि कितना हो जाएगा 19। अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते हो तो आप ऐसे कर लो, 45 हो गया था, अब 4 साल में सबका एज 4 साल से बढ़ेगा, यानी कि टोटल कितना बढ़ेगा 12 साल बढ़ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 57। 3 से डिवाइड करेंगे, एवरेज निकालना है, तो 19 3 से 57, सो 19 ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे क्या बोला, अमित टुक अ लोन फ्रॉम लेंडर एक्स एंड वाई, एक्स और वाई से वो लोन ले रहा है 3:7 में फॉर 2 ईयर्स। एक्स चार्ज इन 45% सिंपल इंटरेस्ट, एक्स ने 45% सिंपल इंटरेस्ट चार्ज किया है, वहीं जो वाई है वो उसको 30% कंपाउंड इंटरेस्ट चार्ज किया। इफ द डिफरेंस बिटवीन द इंटरेस्ट ऑफ एक्स एंड वाई इज 1582 देन द अमाउंट गिवन ऑन द लोन एक्स। तो इसमें एक्स का पूछा है। अच्छा मुझे बताओ, मैं मान लेता हूँ कि एक्स में 300 और वाई में 700 का इन्होंने लोन लिया था, ठीक है, आप मानने का तो मान सकते हो एक्स वाई जेड, कुछ भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 45% का इंटरेस्ट यहाँ पे मिल रहा है, तो 2 साल में कितना हो जाएगा 90% का इंटरेस्ट, और यहाँ पे ये 1 साल में ये सी आई है, तो सी आई में अगर 1 साल में 30% है तो 2 साल में कितना हो जाएगा 69। कैसे, अभी मैंने बताया था थोड़ी देर पहले, a प्लस बी प्लस ए इंटू बी बाई 100 से, यहाँ भी a इज इक्वल टू 30 पुट कर दो, यहाँ भी एक बार a इज इक्वल टू 30, b इज इक्वल टू भी 30 पुट कर दो, तो हमें ये मिल जाएगा 30 प्लस 30, और यहाँ पे आएगा 30 इंटू 30 अपन में 100 विच इज़ नथिंग बट 9, क्योंकि 900/100 9 आएगा, तो 69%, तो यहाँ मिलेगा 69%। और अगर आप अच्छे से देखोगे तो आपको क्या मिलेगा कि यहाँ पे कितने का मिल रहा है, 300 का 90% कितना हो जाएगा 270, और यहाँ पे आपको एक्स पे इतना का इंटरेस्ट लग रहा है, ठीक है, और यहाँ पे आपको कितने का इंटरेस्ट लगेगा 700 का 69%, यानी कि 7 9 63 6 7 6 42 और 6 48, तो यहाँ पे 483 का इंटरेस्ट लगेगा। तो डिफरेंस कितना हो जाएगा 483 अपॉन में 270, तो ये 3 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा 2, तो ये आ गया 213। अब 213 का वैल्यू क्या है गिवन है 1582 गिवन है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे ये 213 इससे कटेगा ही नहीं, क्योंकि हमारा जो आंसर है ना उसमें थोड़ा सा कुछ गलती किया। उन्होंने क्या किया है, उन्होंने जब यहाँ पे सब्ट्रैक्ट किया है ना तो ये 2 नहीं है, उन्होंने 1 लिख दिया है। अब ये देखो 113 से कट जाएगा, ठीक है, लेकिन अगर हमको एग्जैक्ट आंसर हमको निकालना है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 213 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 1582, तो 1 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 1582 अपॉन में 213। उसी तरह अगर यहाँ पे आ चुका है तो हमें क्या पूछा था, फाइंड द अमाउंट चार्ज ऑन लोन एक्स, तो अच्छा अमाउंट गिवन ऑन लोन एक्स, तो एक्स पे कितना गया 300 यूनिट, तो मल्टीप्लाइड बाय 300 यूनिट हो जाएगा। तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। आप इसको सॉल्व कर लोगे तो, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने डाटा तो सही दिया है, बट उन्होंने ये सोच के बनाया था कि यहाँ पे जो डिफरेंस है वो 113 आएगा। अगर आप ध्यान से देखोगे तो अभी आपको मैं बता देता हूँ, सर को दिखाई देते हैं, 20 नंबर का है ना, हाँ देखो 270 और यहाँ पे कितना है 483, इन्होंने डिफरेंस लिया कितना 113, जबकि आप माइनस करोगे तो 3 से 0 गया तो 0, 8 से 7 गया तो 1, 4 से 2 गया तो 2, तो 230 आना चाहिए, जबकि इन्होंने 113 लिया है, इसलिए इनका आंसर और हमारा आंसर बिल्कुल अलग है। आपको एग्जैक्ट आंसर निकालना है तो आप इसको सॉल्व कर लेना, निकल जाएगा, बट मैं बोलता हूँ कि नहीं करो आप, क्योंकि एग्जाम में आपको ऐसे नंबर्स मिलेंगे जो कट जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे, यहाँ तो डिवाइड ही नहीं हो रहा है, फिर आप क्यों फालतू में अपना टाइम वेस्ट करोगे। तो ये क्वेश्चन नंबर था 20वां आता था ना, हाँ ये 20वां था। चलो अब 21वां बनाते हैं। 21st क्वेश्चन इज A and B can do a together can complete a work in 34 and 12 days before 34 sorry A and B can complete a work together in 34 days, मतलब दोनों मिलके 34 दिनों में काम खत्म कर देते हैं। 12 days before the completion of work A left, मतलब 12 दिन पहले A छोड़ देता है। In how many days total work was completed if B took X और 2 days to complete the whole work alone। अच्छा तो A और B दोनों मिलकर काम करते हैं तो 34 दिन लग रहा है,
और सिर्फ अकेला बी काम कर रहा है तो 102 दिन लगते हैं। तो इनका एलसीएम कितना हो जाएगा, 102 ही हो जाएगा। मतलब a प्लस बी का एफिशिएंसी हो जाएगा 3, क्योंकि 102/34 आएगा 3 और ये 1। तो a प्लस बी का एफिशिएंसी 3 है और b का एफिशिएंसी 1 है, तो हम बोल सकते हैं कि a का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा 2। तो यहाँ से सिर्फ और सिर्फ यही बात मुझे समझना था कि a का एफिशिएंसी 2 है और b का एफिशिएंसी 1 है। अब यहाँ पे क्या बोला है, मैं मान ले रहा हूँ कि टोटल जो वर्क है ना वो x डेज में कंप्लीट हो रहा है। कितने दिन में कंप्लीट हो रहा है, x डेज में। तो 12 बिफोर a छोड़ रहा है, मतलब a जो है वो 12 दिन पहले छोड़ रहा था। हम बोल सकते हैं कि a ने काम किया होगा x माइनस 12 डेज तक, और इसका एफिशिएंसी है 2। तो ये हो गया a के द्वारा वर्क, और b जो है वो पूरे दिन काम किया है, मतलब जितना दिन काम चला है। तो कितने दिन मैंने बोला, x डेज में काम खत्म हुआ है, ठीक है। x डेज टोटल डेज है जब काम खत्म हुआ, तो वो हर रोज इतना काम करता है, 1 यूनिट काम करता है। तो ये हो गया, तो ये b का काम है, ये a का काम है, दोनों को सम करेंगे तो हमें मिलेगा टोटल वर्क जो कि है 102। मैंने यहाँ पे माना ना टोटल वर्क 102, और ये 102 है। अब इसको सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा, ये 2x प्लस एक्स यानी कि 3x माइनस 24 इज इक्वल टू 102। इस 24 को इधर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, 126 हो जाएगा। तो 3x इज इक्वल टू 126, x का वैल्यू हो जाएगा 3 4 जा 12, 3 2 जा 6 42। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा 42। सो x मैंने क्या माना था, टोटल नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द वर्क। कैसे, यहाँ पे जो है ना 12 डेज बिफोर द कंप्लीशन ऑफ वर्क, एक लेफ्ट इन हाउ मेनी डेज टोटल वर्क वाज कंप्लीटेड, कितने डेज में कंप्लीट हुआ था वो मैंने माना x, और उसका वैल्यू आ चुका है 42। सो 42 डेज इज द करेक्ट आंसर। आप देख सकते हैं 42 करेक्ट आंसर है। अब 22nd क्वेश्चन है, किशन कवर्स अ डिस्टेंस इन स्टिल वाटर दैट इज डिस्टेंस 70 किलोमीटर। अच्छा, दैट इज डिस्टेंस ऑफ 70 किलोमीटर एट अ स्पीड ऑफ 70 किलोमीटर वो जा रहा है 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, 65 किलोमीटर जा रहा है वो 7 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, 60 किलोमीटर जा रहा है वो 14 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ये कब है, ये स्टिल वाटर में। हमसे पूछा कि फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ किशन इफ ही कवर्स अ सेम डिस्टेंस इन डाउन स्ट्रीम विद द स्ट्रीम स्पीड ऑफ 6। मतलब हमसे बोला जा रहा है कि अगर वो डाउन स्ट्रीम में जाता तो उसका एवरेज क्या होगा। अच्छा मुझे बताओ, अगर डाउन स्ट्रीम में जाता तो सबका स्पीड क्या होगा, बढ़ जाएगा कितने से, 6 किलोमीटर पर आवर से। तो यहाँ स्पीड हो जाएगा 6, यहाँ भी +6 होगा, यहाँ भी +6 होगा। मतलब हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे स्पीड हो जाएगा 14, यहाँ पे स्पीड हो जाएगा 13 और यहाँ पे स्पीड हो जाएगा 20। अच्छा, तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपन टोटल टाइम। अगर यहाँ पे देखोगे तो टोटल डिस्टेंस कितना होगा, 65 और 60 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 125, 125 + 70 195, तो 195 अपॉन में टोटल टाइम टेकन। अच्छा, 70 किलोमीटर का डिस्टेंस को 14 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाएगा तो कितना देर लगेगा, 70/14 विच इज़ नथिंग बट 5। ये हो गया 5 आवर्स। यहाँ 13 से काटेंगे तो ये 5, फिर से 5, और यहाँ से काटेंगे तो 20 × 60 3। तो टोटल टाइम कितना लग रहा है, 5 5 10 3 13 13 कम 13 13 × 5 65। तो 15 किलोमीटर पर आवर इज द एवरेज स्पीड। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पे जाते हैं, यहाँ क्या बोला है, Asit and Akash invested in a business in a ratio of 6:7 respectively, and their time period is 16 months and 12 months. If the difference between their profit is 1519, then find the share of Akash. तो ये तो बेसिक सा क्वेश्चन है। कैसे, ये असित है और ये आकाश है, इनका रेशियो है 6:7 का, और टाइम पीरियड है इसका 16 मंथ और इसका 12 मंथ। कुछ नहीं करना है, वो काट लो, 6 2 जा 12 और कुछ कट रहा है, ये 8। तो इनके बीच का जो प्रॉफिट का रेशियो वो है वो क्या होगा, वो होगा 8:7। अब बोला इनके बीच का जो डिफरेंस है वो यानी कि 1 यूनिट का वैल्यू कितना देखा रखा है, 1519। तो पूछा फाइंड द शेयर ऑफ आकाश। आकाश का शेयर कितना है, 7 यूनिट, तो मल्टीप्लाइड बाय 7 कर लो। 7 9 जा 63, कैरी में 6, 7 1 जा 7 6 13, कैरी में 1, 15 7 105 और 106। सो 106 3 3 यानी कि और 10,633 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
यहाँ पे क्या है, द प्राइस ऑफ wheat decreased by 20% and the consumption of the wheat of the family increased by 12.5%. तो जो प्राइस है और ये कंजम्पशन है दोनों को मिलाएंगे तो आता है टोटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो बोला जा रहा है जो प्राइस है वो 20% डिक्रीज हो गया। 20% डिक्रीज होना मतलब अगर पहले 5 था तो अब हो चुका है 4, करेक्ट। अच्छा, और जो कंजम्पशन था वो 12.5% से बढ़ गया है, मतलब 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 1/8। मतलब अगर पहले 8 था तो अभी इसमें इंक्रीज हुआ है 12.5% का, यानी कि 9 हो गया। तो हम बोल सकते हैं कि पहले था 40, अब हो चुका है 36। कैसे? टोटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, प्राइस इंटू कंजम्पशन, यानी 5 8 40, 5 9 36। तो यहाँ पे टोटल कितने का डिक्रीमेंट हुआ है, 4 का डिक्रीमेंट हुआ है, कितने पे 40 पे। तो परसेंटेज कितना हो जाएगा 4/40, यानी कि 1/10 मल्टीप्लाइड बाय 100, 10%। ऐसे भी दिख रहा है कि आपको 40 का 4 कितना परसेंट है, 10% है, तो 10% आ जाएगा। एंड फाइनली द लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में क्या है, क्योंकि इसमें 25 ही क्वेश्चन थे इस वाले शीट्स में। इस क्वेश्चन में क्या है, द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ स्क्वायर टू द रेक्टेंगल इज 9:7। तो एक स्क्वायर है, अब दूसरा रेक्टेंगल है, इसका एरिया है हमारे पास 9 और इसका एरिया है 7। इसको मैं रेक्टेंगल की तरह बना लूँ, ये भी स्क्वायर ही लग रहा है, ठीक है। इनका एरिया का रेशियो दे रखा है 9:7, इन विच द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू द साइड ऑफ स्क्वायर। जो लेंथ है रेक्टेंगल का वो साइड के इक्वल है। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इफ द बेस इज 7 सेंटीमीटर। बेस क्या होता है, अब लेंथ भी बेस लग सकते हैं, मगर जैसे ऐसे रखेंगे तो लेंथ हो गया बेस, अगर हम ऐसे रख देंगे तो ब्रेथ हो जाएगा बेस। अच्छा चलो कोई बात नहीं, मैंने मान लिया इसका एरिया 9x, इसका एरिया 9x स्क्वायर मानते हैं, इसका एरिया मैंने मान लिया 7x स्क्वायर। अच्छा, अगर एरिया 9x स्क्वायर है स्क्वायर का, तो साइड कितना हो जाएगा, देखो साइड का स्क्वायर इज इक्वल टू एरिया होता है ना, तो साइड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ एरिया। तो इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो क्या आएगा 3x। अच्छा, मतलब द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू द साइड ऑफ स्क्वायर, तो लेंथ इसका कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा, करेक्ट, क्योंकि लेंथ जो है वो साइड के इक्वल है। साइड कितना ही है, अब ब्रेथ मान लिया मैंने b, तो एरिया क्या हो जाएगा 3x इंटू बी, और वो किसके इक्वल होना चाहिए 7x स्क्वायर के इक्वल होना चाहिए। अब ये 1 x यहाँ से कट जाएगा तो b का वैल्यू आ गया 7x/3, यानी कि जो ब्रेथ है वो कितना हो जाएगा 7x/3, और इसका एरिया है 9x स्क्वायर, इसका एरिया है 7x स्क्वायर। और बाकी चीज मैं इरेज कर लेता हूँ, थोड़ा स्पेस हो जाए। अब देखिए क्या बोला है, अब बोला द बेस इज, हो सकता है यहाँ पे वो ब्रेथ लिखना चाह रहे होंगे, तो ब्रेथ का जो वो है वो किसके इक्वल है 7 सेंटीमीटर, मतलब 7x/3 इज इक्वल टू 7। तो ये 7 7 कट गया, तो x इज इक्वल टू आ गया 3। x इज इक्वल टू 3 मतलब ये हो जाएगा 9 9 जा 81, और साइड कितना हो जाएगा ये 9 और ये 9। उसी तरह यहाँ पे अगर 3 हो गया तो ये कितना हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 7, ठीक है। अब हमसे बोला है क्या, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कितना हो जाएगा 2 इंटू एल प्लस बी, 2 इंटू लेंथ कितना है 9, बी कितना है 7, 9 7 16, 16 का दोगुना क्या होता है 32। सो 32 इज द करेक्ट आंसर। मैंने यहाँ पे ब्रेथ बेस की जगह ब्रेथ मान लिया, ठीक है, और वो लिखना भी ब्रेथ ही चाहते होंगे, गलती से उन्होंने बेस लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ ही आपका यहाँ से आपका सारा क्वेश्चन खत्म होता है। चेकलिस्ट 1 हासिल जरूर के सारे अर्थमेटिक के क्वेश्चन, ठीक है। अगर आपको दूसरे पार्ट्स के भी चाहिए सॉल्यूशन तो आप बोल सकते हैं, बाकी अगर दूसरा जो चेकलिस्ट आने वाला है 1-2 दिन में, अगर उसके सॉल्यूशन भी चाहिए तो आप नीचे कमेंट कीजिएगा और मैं उसका सॉल्यूशन ज़रूर दूंगा। अगर आपको इससे कुछ सीखने को मिला तो बहुत अच्छा है, अगर कहीं मैं कुछ गलती कर रहा हूँ तो आप नीचे बता सकते हैं। अगर आपका कोई अप्रोच अच्छा है मेरे से कि सर ऐसे कोई, मतलब सर नहीं, मैं दोस्त ही हूँ, आप बोल सकते हैं कि सर ये क्वेश्चन ज़्यादा अच्छा है, आप ऐसे बना सकते थे, तो मुझे भी सीखने में खुशी होगी, ठीक है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे, बाय बाय।